कक्षाएं जो हम लोग यहाँ चला रहे हैं ना, ये शक्तिपीठ की 2014 से चला रहे हैं, नवंबर 2014 से। ठीक है। और आज आप जितने लोग बैठे हैं, इतने लोगों से हमने एक कक्षा शुरू की थी, वापस वहीं पहुंच गए। तो इतने ही लोग हुआ करते थे उस समय में। मुझे याद है कि आज संख्या लगभग उतनी है जितनी हमारी शुरुआत में थी। बीच में फिर हॉल पूरा भर जाता था, लास्ट में केवल वो एक टेबल रहती थी, उस पर भी लोग बैठे रहते थे, इस तरफ भी लोग होते थे। तो संख्या लगभग 450-500 हो जाती थी। आपने फोटोग्राफ देखे होंगे ना पुराने, तो भीड़ रहती थी। फिर कोरोना आ गया तो पूरा माहौल बदल गया, तो उससे सब विद्वान हो गए। और YouTube के सहारे, तो YouTube पे पहले वीडियो करीब 500 लोग देख पाते थे सप्ताह भर में, अब करीब 1500 लोग देख लेते हैं। तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, वहाँ ज़्यादा लोग देख लेते हैं। तो इतने सालों तक परीक्षा की तैयारी करते रहना संभव भी नहीं होता। तो मैं पुराने कैंडिडेट से तो अपेक्षा नहीं करूंगा कि कोई 2015 में आता था या 16 में आता था तो वो अब भी आता रहे। तुम आते थे शायद पहले 15 से शुरू हुए थे, 18 से, आप 17 से शुरू हुए थे। हाँ, तो जो भी होता अर्ली क्लासेस में थे, 11th में थे, 12th में, 11 से आते थे कि फर्स्ट ईयर से, आफ्टर 12th आए थे। तो वो लोग जरूर 4-5 साल पढ़ते हैं जो बहुत स्कूल लेवल पे होते हैं। बाकी लोगों से तो अपेक्षा करना कि आप आते रहो, कई साल तक पढ़ते रहो। 8 साल हो गए, तो 8 साल तक किसी का कक्षा में आते रहना तो संभव नहीं है ना। और आने से भी क्या होगा, कई लोग हमारे यहाँ हैं जुड़े हुए जो YouTube पे भी देखते हैं, उनकी एज भी हो गई और उनको बनना भी नहीं है, लेकिन वो रेगुलर देखते हैं, क्लास देखते हैं, उनको एनर्जेटिक लगता है, उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ये अपने आप में एक टॉनिक की तरह काम करता है। ठीक है, कोई टॉनिक मान करके उसको लेता रहे लंबे समय तक तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे वो संख्या का और बैठने का तरीका और वो सब अभी फिर से मैं समझ पा रहा था कि ये 2014 वाला है। 2014 में जब क्लास शुरू हुई, मुझे लगता है कि अब फिर से हम कोरोना के बाद क्लास शुरू कर रहे हैं और नए सिरे से क्लासेस हो रही हैं। तो इस पूरी जर्नी में मैं आज बात कर रहा था मेरे एक पुराने IAS मित्र से कि कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे क्लास लेनी है आज शाम को। बोले अभी भी चल रही है? बोले इतने लंबे समय तक लोगों का इंटरेस्ट है। नहीं, वही लोग नहीं है। मैंने कहा दूसरे नहीं, फिर भी कोई इतने समय तक कैसे सुन सकता है या इतने समय तक पढ़ा भी कैसे सकता है? तुमको मजा आता है पढ़ाने में? मतलब अभी बोर नहीं हुए? 8 साल हो गए। मैंने कहा नहीं, इसमें बोर होने जैसा क्या है, पढ़ा रहे हैं, वही चीज तो पढ़ा रहे हैं, हर साल वही रिपीट करना होता है, बस करंट अफेयर्स जोड़ देते हैं, उसमें नई चीज कर लेते हैं। तो गायत्री शक्तिपीठ की क्लासेस को 8 साल हो गए। बाकी जो हम पढ़ाते हैं वो तो 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जो 2001 में सिलेक्ट हुए थे, 2 में हुए थे, 3 में हुए थे, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, तो 2007 तक मैं काफ़ी एक्टिव रहा एग्ज़ाम के मामले में। उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया। तो वो जो उन दिनों में जो लोग जुड़े थे 99 में, 2000 में, 2001 में, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो अभी आते हैं। कभी भी कोई भी भोपाल आता है तो बोलता है मिलना है हमको, भाई बहुत समय हो गया और हम सब साथ में थे। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, कई हमारे साथ वाले हैं। खास करके मैं 2007 से पुराने वाले लोगों के बारे में बात करूं तो वो जब आते हैं और मेरी लाइब्रेरी देखते हैं, अलमारी देखते हैं और वो देखते हैं कि ये किताब है, वो किताब है, तो उनको पुराने दिन याद आते हैं कि 15 साल पहले हम इस किताब से पढ़ते थे, 20 साल पहले इस किताब को लेके दिन भर बैठे रहते थे। तो उनको पुराने दिन याद आते हैं। जिनको भी पुराने दिन याद करने होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। तैयारी के दिनों का बड़ा लंबा सफर होता है, 2 या 3 साल, 4 साल का सफर होता है किसी भी व्यक्ति के लिए जो सिलेक्ट हुआ है। तो हमने देखा है कि पहली बार कोई प्रतियोगिता दर्पण खरीद के ला रहा है, पहली बार कोई क्रॉनिकल मैगजीन खरीद के ला रहा है, पहली बार NCERT से पढ़ाई शुरू कर रहा है, कोई नोट्स बना के पढ़ाई शुरू कर रहा है,
और वो बात कर रहा है कि अच्छा आईएएस में कैडर होता है, अच्छा आईएएस का एक राज्य से बाहर ट्रांसफर नहीं होता, ऐसी बातें भी कुछ भी नहीं पता, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता। और मेंस जो है उसमें रोज 2 पेपर होंगे। मैंने कहा रोज 2 पेपर होंगे, सुबह होगा शाम होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले, बहुत साधारण किस्म के प्रश्न, साधारण जानकारियां जिनके पास नहीं थी, सिलेबस से संबंधित, एग्जाम से संबंधित और तमाम जो सेवा शर्तें होती है उससे जुड़ी हुई, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब तरह की। लेकिन आज उनको बने हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो हम लोगों को वो दिन याद आता है कि वो पहली बार कोई व्यक्ति आया था, तब उसके प्रश्न क्या थे, कितने साधारण से प्रश्न थे, उसको कुछ भी पता नहीं था। और आज जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं कि इसको 15 साल हो गए सर्विस में, 20 साल हो गए, और अब ये कितना कुछ जानता है। कई बार हम पूछते हैं उससे, उस सर्विस के बारे में अगर कुछ पूछना होता है तो उससे पूछते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं, वो सर्विस को कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो फिर वो चीज़ें सारी याद आती है। तो मुझे कोई भी व्यक्ति, जो आप में से बहुत सारे जो बच्चे कुछ नहीं जानते और जिनको कुछ नहीं पता सर्विस के बारे में, सिलेबस के बारे में, उन लोगों से मुझे चिढ़ नहीं होती या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये फालतू मेरा सिर खा रहा है, सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, इतनी आसानी से नहीं आता। 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने वाला भी कर सकता है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। 6 महीने से लेके 6 साल तक के, 6 साल से ज़्यादा तैयारी भी नहीं करना चाहिए किसी को ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हमने जो 18 साल में सेलेक्ट हुए एमपीपीएससी में। पहले 10 साल यूपीएससी की तैयारी करते रहे, नहीं हुआ, बाद में जाके एमपीपीएससी में तहसीलदार बन गए या बाल विकास परियोजना अधिकारी बन गए और अपना काम चला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बाल विकास परियोजना अधिकारी भी नहीं बने, नायब तहसीलदार भी नहीं बने और आईएएस बन गए, उधर यूपीएससी में गए और आईएएस बन गए। तो कई बार हम बोलते हैं तुम्हारा तो उसमें भी नहीं हुआ था सिलेक्शन, और हुआ था तो बहुत छोटी पोस्ट पे हुआ था, तुम्हारा जो रैंक 200 रैंक था, अब तुम यूपीएससी में 25 पे आ गए, 20 में आ गए, एमपीपीएससी में तो 200 नंबर पे थे। तो ऐसे कई तरह के विचित्र प्रकार के मिश्रित परिणाम आते हैं। तो हम किसी को वो नहीं कहते कि भाई आपको कुछ नहीं आता और इतनी सिली सी बात नहीं जानते, कैसे बनोगे। कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, कभी भी भाग्य खुल सकता है, कैसा भी रिजल्ट आ सकता है। बहुत लोगों ने चौंकाया भी, लेकिन एक चीज हमने देखी है कि मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कंटिन्यूअस जुड़ा रहना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है, सही दिशा में करना पड़ता है। और अगर आप हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में रहे, टेस्ट देते रहे, होमवर्क करते रहे, मुझे दिखाते रहे, तो मुझे महसूस भी होता जाएगा कि किसकी सफलता कितनी नजदीक है। इस साल सफल हो गए, 23 में हो गए, 24 में हो गए, 25 में हो गए, पता चलेगा। आप जो लिख के बताते हो उससे पता चलता है। और फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आता है तब बताओ, कई बच्चे बताते नहीं है, मेंस हो जाता है तब बताते हैं। कई लोगों का फाइनल लिस्ट में नाम देखते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये सेलेक्ट भी हो गए। तो कुछ बच्चे जो आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, कुछ बताते नहीं, बात नहीं करते, उनका पता नहीं चल पाता। लेकिन जो भी बात करते हैं, सर पेपर अच्छा हुआ है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, या ये हम लिखने लगे हैं, आजकल इस तरह से लिखने लगे हैं, तो उनका पता चलता है। हम लोगों का बड़ा निष्प्रय टाइप का रहा है, हम लोगों ने कभी भी आसक्ति नहीं जताई है, ना तो पढ़ाई के प्रति, ना अपने परिजनों के साथ भी नहीं है, मेरा परिवार के लोगों के साथ भी नहीं है, स्टूडेंट के साथ भी नहीं है। हम लोग कोई किसी प्रकार की आसक्ति, अपेक्षा कुछ नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते, फ्लैट होता है। क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद में कम से कम एक नजरिया ये तो डेवलप हो ही जाता है कि आदमी बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, आदमी को बड़ा वो लगने लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं। सब लोगों की अपनी जिंदगी होती है, सब लोगों का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, सोचने का तरीका होता है, और उनसे अपेक्षा करना कि आप हमारे स्टूडेंट हो तो सम्मान करोगे, या परिवार के लोगों से अपेक्षा करना है कि आप हमारा सम्मान करोगे, आप छोटे हो, ये सब फालतू बात है। आप लोगों को भी अपेक्षाएं खत्म कर देनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। अपेक्षाएं कम कर देनी चाहिए कि हमको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, या
स्नेह मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उससे फायदा होता है। फायदा ये होता है कि मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं मिलता है तो दुख नहीं होता। तो ये फायदा है। तो हम लोग इसी प्रकार से करते रहे। तो आपको एक तो यही एक शिक्षा मिलनी चाहिए कि इस प्रकार का भाव रख करके, निष्प्रह वाला भाव रख करके आप पढ़ाई करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, कई लोग जो अपेक्षा ये लेके चलते हैं कि फ्यूचर में बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी जैसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक सैलरी अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी जेब खर्च से कई गुना होती है, तो हमको लगता है कि ये काफी बड़ा काम हो गया। लेकिन जब आप 6 महीने बाद 6 बार सैलरी ले लेंगे और उसको खर्च कर देंगे तो वो एक आदत बन जाएगी, फिर ऐसा रूटीन हो जाएगा कि फिर लगेगा कि बहुत कम है। बल्कि बाहर जिस आदमी ने 1 एकड़ जमीन खरीदी थी उसने 1 करोड़ बना लिया, और आपके पास 5 लाख का बैंक बैलेंस भी नहीं है, और उसने आपके सामने केवल 1 एकड़ जमीन खरीदी और उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लिया और 1 करोड़ बना लिया उसने, और अब वो 1 करोड़ का मकान बना रहा है। और आप लोन के बारे में सोच रहे हो, बैंक वाला बोल रहा है आपको 25 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता लोन, तो आप कहोगे हम तो IAS हैं। तो फिर समझ में आएगा कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता। तो जुगाड़ तुगाड़ से होता है, औंधे सीधे कामों से होता है, इतना आसानी से नहीं होता। तो नौकरी जो आप करने जा रहे हो या करने, कई बार आपको लगेगा कि बहुत बड़ी नौकरी है और हम जो कह देंगे वो होगा, नहीं होता। आप देख रहे हो कि कोई फाइल ऐसी है जो 1 साल से आप चला रहे हो पर खिसकती नहीं है, ना आपके सबऑर्डिनेट काम करते, ना आपका बॉस ध्यान देता है। लेकिन किसी एक फाइल जो बड़े नेता की है या नेता के दोस्त की या CM के दोस्त की या कोई बहुत बड़ा पूंजीपति या अडानी अंबानी टाइप है, और उसकी फाइल जो है कुछ घंटों पहले आई है अभी, और CM का फोन साथ में आया, तो मुश्किल से 24 घंटे में क्लियर हो जाती है। और कई लोगों को ऑफिस में हो सकता है 11 बजे तक बैठना पड़े, जैसे रात में कोर्ट खुलती है वैसे ऑफिस भी रात में चलते हैं। और पता चला कि दूसरे दिन तो वो काम भी हो गया और ऑर्डर भी जारी हो गया और फाइल भी कंप्लीट हो गई, और किसी फाइल के लिए आप 1 साल के लिए परेशान है। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, इतना पावर भी नहीं है। क्योंकि तो कई तरह के फ्रस्ट्रेशनों से बचने के लिए, आप इतने सारे फ्रस्ट्रेशन से, उनसे सबसे बचने के लिए आपको है ना बहुत मतलब कूल टाइप का माइंड बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बहुत ही रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बहुत बड़ा कोई क्रांति नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आने वाला है, बहुत लोग सम्मान देंगे, पीछे पीछे घूमेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और सोशल मीडिया जो है भ्रमित करता है, कई बार ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की जो जिंदगी है वो मतलब उसको लोग वर्चुअल नहीं मानते बल्कि एक्चुअल मानने लगते हैं, जबकि वो वर्चुअल ही है, असली में कुछ नहीं होता। मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि कई लोग वैसे भी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हैं, और जब अस्पताल में भर्ती हुए तो 5 भी नहीं थे। तो असली में आप एडमिट हुए तब कितने लोग आए? तो नहीं आते लोग। तो वर्चुअल दुनिया है। तो थोड़ा सा धरातल पे रहने से बहुत फायदा है। धरातल पे हम लोग रहें, यथार्थ में रहें, यथार्थ में मेहनत करें, आगे बढ़ें, फालतू के अपेक्षाएं, आशाएं और कुछ तो भी काल्पनिक चीजों में ना घूमें, तो जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये छोटा सा मैसेज था, इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं देख रहा था कि जब शुरुआत हमने की थी लगभग इतने ही बच्चे थे और हम उनसे ऐसी बातें करते थे, और ऐसी बातें करने की वजह से हमारी क्लास बहुत बड़ी है, न कि पढ़ाने से। तो मोटिवेशन नहीं है ये रियल है, हमने जिया है, इसको मोटिवेशन नहीं कहेंगे। मोटिवेशन में तो कई बार आदमी खुद नहीं जीता वैसा, लेकिन वैसे लेक्चर देता है। खुद की जिंदगी में वैसा कुछ नहीं होता, हमने तो इसको इस्तेमाल किया है ना। और हमको कभी एक्साइट नहीं होते, कभी किसी बड़े आदमी का फोन आ जाता है तो कभी एक्साइट नहीं होते, कूदने लग जाएं या सबको बताते फिरें कि फलाना आदमी ने फोन किया था, कभी कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। बड़े आदमी का फोन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोटे आदमी का आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये थोड़ी सी ईश्वर की कृपा कहें या और जो कुछ भी मेहनत कहें कि धमकाने वाले फोन नहीं आते, डराने वाले फोन नहीं आते।
और ऐसा कोई फोन नहीं आता जिससे डर लगता हो या एकदम हम चौंक जाएं या डर जाएं, और ये कैसे हो गया, और इसका कोई है नहीं, और ऐसा कभी आता भी नहीं है। तो कई लोग जो ऐसे ही डराते हैं कि राजनीतिक दबाव होता है, गुंडों का दबाव होता है, वो फिल्मों में होता है, असली में नहीं होता। ठीक है, असली में किसी में नहीं होते। गुंडे आदमी में, बदमाश आदमी में और कम ताकत होती है, ज्यादा हालत खराब होती है। तभी तो देखो ना, केजरीवाल और उनको ये सब काम करने की आदत हो गई, तो वो चैलेंज करना जब सीख गए तो एक के बाद एक राज्य खाली होते गए, और आप देख रहे हो कि वो बढ़ता जा रहा है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से है? वो उसके अंदर है। पढ़ाई के कारण जो कॉन्फिडेंस आता है वो यही आता है कि असली में कुछ होता नहीं है। फिल्मों में ये बताते हैं कि आईपीएस को बहुत दिक्कत आती है, आईआरएस को छापा डालने में बहुत दिक्कत आती है, असली में नहीं आता। वो बहुत प्रपंच करता है सरेंडर करने के, सेटिंग करने के। हाँ, वो करेगा, वो फोन लगवाएगा, पैसे ऑफर करेगा, चक्कर काटेगा, और बाद में जाके खत्म कर, खुद ही खत्म हो जाए। आप खत्म करोगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर वो हावी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर आपकी कोई कमजोरी है, आप बहुत ही गलत आदमी हो और आपने 10 आदमियों से पैसे लेके सेट किया और केवल एक को परेशान कर रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। अगर आप ओरिजिनल हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बारे में भी नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। आप बहुत अच्छे पावरफुल व्यक्ति होते हो, लेकिन आप बशर्ते आप नौकरी एंजॉय करने के लिए गए हो। सिविल सर्विसेज की एक नौकरी को मैं एंजॉय करने वाली नौकरी मानता हूं, कमाने वाली नौकरी नहीं। इसमें वो बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करता है जिसके माता पिता ने उसके लिए मकान बना रखा है, मतलब उसको जिंदगी में मकान बनाने की चिंता नहीं है, उसके माता पिता ने बना रखा है। नहीं, जिसने नहीं भी बना रखा वो भी बना सकता है, लेकिन एक बता रहा हूं मैं आपको, पूरी तरह से फ्रीली एंजॉय करता है और उसको घर पे पैसे भी नहीं भेजना, क्योंकि उसके पिताजी को पेंशन आती है या घर परिवार का काम खेती बाड़ी से चल जाता है, मकान खुद का घर का है, और शहर में मकान हो तो और अच्छा। ऐसा जो बच्चा होता है ना, वो जब सिविल सर्विसेज में जाता है तो अपनी शर्तों पे सिविल सर्विसेज करता है। ट्रांसफर करना है कर दो, सस्पेंड करना है कर दो, तुमको हमारी मर्जी है जो करना है कर दो, हम करेंगे अपनी स्टाइल से नौकरी। वो एंजॉय करता है, उसमें आनंद लेता है नौकरी में, और ये आनंद लेने वाली नौकरी है, क्योंकि आपका रुतबा होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है, पावर होता है। सबसे बड़ी चीज है ताकत होती है बहुत सारी, आपकी कलम में ताकत होती है, आपके सिग्नेचर से बहुत कुछ होता है। लेकिन वो तभी तक होता है जब तक आपकी जरूरतें कम है और आपको पैसा लेना देना नहीं है। अगर आपने जुगाड़ जमाने की कोशिश की कि फिर आपकी वो सारी ताकत, सम्मान, रुतबा सब खत्म हो जाएगा, कोई भी हावी हो जाएगा। जिसने नोटों का बंडल लेते हुए चपरासी ने देखा, चपरासी हावी हो जाएगा, ड्राइवर हावी हो जाएगा। बहुत तेज ड्राइवर होता है, बहुत तेज चपरासी होता है, जो बोलते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, वैसे इतने तेज होते हैं। बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कौन पैसे देके गया, कौन नहीं गया, कितना दिया होगा, ये जेब की साइज, बैग की साइज से पता लगा लेते हैं कि करोड़ों में दिया, लाखों में दिया, फिर इज्जत नहीं करते। और फिर आप जब मकान बनाओगे तो अभी अभी आपकी ये पोस्ट लगी है, और इस पोस्ट को लगने के बाद ही एकदम से आपके यहाँ काम शुरू हो गया है, तो गांव में पता चलता है, शहर में पता चलता है, पड़ोसियों को पता चलता है कि अभी तो इनका लड़का उस पोस्ट पे पहुंचा और आज पत्थर डल रहे हैं, कल सीमेंट आ रहा है, कल सलिया आ रहा है, फिर दरवाजे खिड़कियां आने लगे और वो सब, तो एकदम पता चल जाता। छोटे भाई के पास में कार आ गई जबकि बाइक भी नहीं थी, एकदम से ही कार आ गई, तो एकदम पता चलता है कि ये कहीं पंगा, मतलब कुछ न कुछ है। तो ये सब चीजें जो है ये सिविल सर्विसेज में आपको पीछे ले जाती है। तो आप में से मैं ये नहीं कहता कि सब अमीर लोगों को ही बनना चाहिए, मिडिल क्लास को ही बनना चाहिए, लोअर क्लास भी बन सकते हैं। फिर वेट कीजिए, धैर्य रखिए, 10 साल 20 साल की नौकरी हो जाएगी तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि तब सैलरी को बचाना सीखोगे, लोन मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर भाई बेरोजगार है तो आप अपनी अप्रोच से, अपनी पहचान से उसकी नौकरी लगा सकते हो, घर की आय इस तरह से बढ़ा सकते हो कि घर के बेरोजगार लोगों को आपकी पहचान की वजह से नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप इतने बड़े अधिकारी हो। तो
तो धीरे 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 स्थितियां सुधर जाएंगी और सब हो जाएगा। लेकिन आप अगर स्थितियां सुधारने की कोशिश करोगे खुद अपने पैसे से तो बिगड़ जाएंगे। तो ये बात मेरे मन में थी कि मैं सब लोगों को बताऊं, समय समय पे बताता रहता हूं, लेकिन आज बताने का तरीका दूसरा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट दुख के भागीदार ना बने, उनको सुख मिले जिंदगी में, श्रेय मिले, सौभाग्य मिले, सम्मान मिले। तो उसके लिए ये बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान में रही तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी और गुरु शक्ति भी साथ में रहेगी, भगवान भी मदद करते हैं। और तभी करते हैं जब मन ठीक होता है। जैसे वो तो बदमाश की भी कर देते हैं कई बार, जैसे रावण की भी की थी बहुत सारे और राक्षसों की भी मदद कर देते थे ना भगवान। तो भोले भंडारी होते हैं, खास करके भगवान भोलेनाथ तो जो है बहुत जल्दी आसानी से मदद कर देते हैं। बहुत सारे राक्षसों ने उनसे आशीर्वाद ले लिया था, पुराणों में पढ़ा कि नहीं आपने? कितने तरह के राक्षस जो हैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते थे। तो महादेव को प्रसन्न करना आसान है? आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन कोई भी कर लेता। कुपात्र भी कर लेता है कई बार और उनकी कृपा पा जाता है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि बदमाश भी जो है IAS बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको एक अच्छा भाव लेके चलना है और उसमें मेहनत करनी है, सफलता जल्दी मिलेगी। चलिए आ जाइए फिर, थोड़ा सा बोरिंग वाला है। एमपीबीआ था, हाँ। करंट अफेयर्स तो चला ही सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग वहीं चलें। तो एम्फीबियंस, एम्फीबिया एक क्रांति है। मैंने बताया था कि एम्फीबिया एक रिवॉल्यूशन है। जियोलॉजिकल टाइम टेबल के हिसाब से यदि आप देखोगे तो आपको बताया था कि कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन। डिवोनियन को बताया था एज ऑफ फिश, मछलियों का युग बताया था आपको डिवोनियन। डिवोनियन युग जो था वो मछलियों का युग। और कार्बोनिफेरस जो था, कार्बोनिफेरस, वहां पर एम्फीबियंस का जो है डोमिनेंसी आ गई थी। डोमिनेंट कौन करते थे? एम्फीबियंस। तो जो डिवोनियन मछलियों का युग है वहीं एक तरह से ओरिजिन हो गया था किसका? एम्फीबियंस का। और लंग फिशेस बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना, प्रोटोप्टेरस, नियोसेरेटस और लेपिडोसाइरन, ये लंग फिशेस, यहीं से एम्फीबियंस की शुरुआत हुई। एम्फीबियंस में जो परीक्षा में पूछे जाने वाली चीज है वो पांच बड़ी चीजें एम्फीबियंस के बारे में। पहला पेरेंटल केयर। एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई थी। लगभग सभी एम्फीबियंस पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, अंडों की सुरक्षा करते हैं। एम्फीबियंस वो हैं जो पानी में अंडे देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी में एग ले करते हैं। अंडे पानी में देते हैं और बच्चों का पैतृक रक्षण करते हैं, यानी कि पेरेंटल केयर करते हैं। ये दो बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट चीज है रेस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 4 तरीकों से होता है। एम्फीबियंस का रेस्पिरेशन 4 मोड है उसके। फर्स्ट स्किन ऑस्मो रेगुलेशन, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। स्किन के माध्यम से रेस्पिरेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोसिस होता था। फेरेंजियल रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल, बकल कैविटी और फेरिंग्स के माध्यम से रेस्पिरेशन करना, तो बकोफेरेंजियल बोलते हैं उसको। BUCCO, बको फेरेंजियल, PHARYNGEL, तो बकोफेरेंजियल। थर्ड, थ्रू गिल्स इन लार्वल स्टेज। थ्रू गिल्स, गिल्स के माध्यम से होता है लार्वल स्टेज में, लार्वा के दौरान। और एडल्ट में
जब लैंड पे होता है वो तब लंग्स के माध्यम से होता है, लंग्स के माध्यम से होता है। एडल्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से, तो स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, फेरिंग्स से भी होता है, गिल्स से भी होता है और लंग्स से भी होता है। तो इस तरह से ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि एम्फीबिया में निम्न में से कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन नहीं होता है, या उपरोक्त सभी टाइप का आंसर आता है तो ऐसे, ठीक है। तो 4 प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। तो ये फिर एक क्रांति है। दूसरा, लार्वा होता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एम्फीबियंस का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक परीक्षा में एम्फीबियन का प्रश्न आता है नियोटिनी, नियोटिनी, NEOTENY, नियोटिनी। नियोटिनी को पिडोजेनेसिस भी कहते हैं, बच्चों के द्वारा प्रजनन करना। मैंने ओइकोप्लूरा में बताया था आपको, प्रोटोजोआ में। ठीक वैसा ही एम्फीबियंस में भी होता है। सेलामेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सेलामेंडर, एम्बास्टोमा। लार्वा का नाम है एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। ये एक्सोलोटल लार्वा अवस्था में ही प्रजनन करने लगता है और बच्चे उत्पन्न करता है, अंडे देने लगता है। इस घटना को बोलते हैं नियोटिनी। नियोटिनी का मतलब बच्चों का प्रजनन करने लायक हो जाना, जबकि एडल्ट अभी बने नहीं है। ये होता है साइबेरिया और दुनिया के उन हिस्सों में जहां पर आयोडीन की कमी है। आयोडीन क्यों जरूरी होता है? ग्रोथ हार्मोन के, आयोडीन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन। आप बोलते हैं ना आयोडीन की कमी से गेंगा हो जाता है, गॉइटर हो जाता है, और थायराइड ही जिम्मेदार है ग्रोथ के लिए भी। तो हमारे शरीर की ग्रोथ थायराइड से होती है। तो आयोडीन की कमी जिन क्षेत्रों में होती है वहां पर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, तो लार्वा रह जाता है, लेकिन शरीर तो विकसित हो चुका है। तो लक्षण शरीर के ऐसे होते हैं बाहरी रूप से कि वो लार्वा जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो एडल्ट हो जाता है। तो कारण समझ में आ गया आपको? नियोटिनी, पीडोजेनेसिस। और वापस इसको आयोडीन वाले एरिया में जब ले जाते हैं क्षेत्र में, तो फिर वो शारीरिक लक्षण भी बदल जाते हैं उसके, इसका मतलब ग्रोथ हो जाती है। तो सब कुछ आयोडीन का खेल है, ठीक है। तो परीक्षा में घुमा फिरा के प्रश्न बनता है। एमपीपीएससी में इसलिए बन सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है प्रश्न, और पहले छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था। एक टूरिस्ट प्लेस है कोटमसर केव्स, कोटमसर केव्स, जो ज्योग्राफी में आप स्टेलेक्टाइट और स्टेटैगमाइट वो पढ़ते हैं ना, चूने की चट्टानें जो नीचे तक लटकी रहती हैं, उसमें से पानी गिरता रहता है। अंधेरी गुफाएं, ब्लाइंड केव्स होती हैं, और ब्लाइंड केव्स जहां रोशनी नहीं जाती, रोशनी नहीं पहुंचती, अंधेरा रहता है, वहां पर कुछ अंधी मछलियां, यहां बोलते हैं उसको अंधी मछलियां, ब्लाइंड फिशेस। लेकिन वो ब्लाइंड फिश भी होती हैं, एक ब्लाइंड फिश भी है उसमें, लेकिन वो होती हैं इल, वो होती हैं एम्फीयूमा, एम्फीयूमा बोलते हैं उसको, इल भी बोलते हैं, EEL, इल, एम्फीबियन इल। क्लासिफिक ये प्रश्न पूछा जाता है कि एम्फीबियन, यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा है कि एम्फीयूमा, उस समय में एक बार मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़, तब भी पूछा था। तो वो मिलेगी कोटमसर केव्स, कोटमसर केव्स, KOTUMA। आप थोड़ा देख लीजिएगा गूगल में जाकर के। ब्लाइंड एल, ब्लाइंड फिश, ब्लाइंड फिश का नाम भी पूछते हैं कई बार। तो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए, क्योंकि पूरा एम्फीबिया पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग जो बनते हैं, एक्सोलोटल लार्वा परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं, एम्बास्टोमा पूछा जाता है, सेलामेंडर पूछा जाता है। अब कुछ क्लासिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं।
पहला ऑर्डर है इसका, पहला ऑर्डर है एपोडा, यानी जिसके पैर नहीं है, एपोडा जिसमें पैर नहीं होते। एग्जाम्पल है उसका इक्तियोफिस, इक्तियोफिस। तो ये इक्तियोफिस जो है सांप जैसा दिखता है और अंडों के चारों ओर कुंडली बना के बैठता है, तो अंडों की रक्षा करता है, इक्तियोफिस, ICHTHIOPHYES, इक्तियोफिस। जाकर के देखिए डायग्राम इसका, फोटो देखिए, इमेजेस में जाइए, गूगल में नाम लिखिए, आपको मिल जाए, देखें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एन्यूरा। दूसरा ऑर्डर है एन्यूरा, ANEURA, एन्यूरा। इसमें आता है फ्रॉग। फ्रॉग को आप जानते हैं, मेंढक आपने देखा है। फ्रॉग एंड टोड, टोड, TOAD, टोड। टोड का क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि उसकी जो ग्लैंड्स हैं उसमें पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं, उसकी पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड बना देते हैं, तो पॉइजनस होता है टोड। फ्रॉग जनरली पॉइजनस नहीं होता। एक बहुत फेमस फ्रॉग है जिसको ट्री फ्रॉग कहते हैं, रेकोफोरस, रेकोफोरस, RECHOPHOURUS। तो रेकोफोरस जो है बहुत ही फेमस है और ट्री फ्रॉग कहा जाता है और पेरेंटल केयर के लिए जाना जाता है। इसमें पेरेंटल केयर बहुत एडवांस टाइप का होता है। सो एडवांस टाइप ऑफ पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट इन रेकोफोरस, कॉमनली नोन एज ट्री फ्रॉग। ठीक है, तो टोड, फ्रॉग एंड ट्री फ्रॉग ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था सेलामेंडर, उसका यूरोडेला। अगला ऑर्डर है यूरोडेला, URODELLA। अब ये मैं ऑर्डर इसलिए लिखवा रहा हूं आपको कि कई बार वो इस तरह से पूछ लेता है कि एक यूरोडेल प्राणी, वो नहीं लिखता, एम्फीबियन नहीं लिखता, वो सेलामेंडर भी नहीं लिखता, वो लिख देता है कि नियोटिनी विशेषता है, नीचे लिख देगा एन्यूरन की, यूरोडेल की, एपोडन की या फिर रेप्टिलिया की। तो ऑप्शन क्या होगा, यूरोडेल यानी यूरोडेला। अब आ जा सब, तो इसलिए थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी माथा पच्ची, नहीं तो फिर पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप ना हो पाए तो फिर ये वैसे ही हुआ ना कि सब्जी मंडी गए थे और धनिया बोला है, नींबू बोला है, मिर्ची बोला है, तो अब वो जो सब्जी तो ले आए लेकिन वो फिर बात बनी नहीं है, मतलब आपने मेहनत भी की और रिजल्ट भी नहीं आया। जो शाबाशी मिलनी चाहिए ना, जो तारीफ होनी चाहिए, नंबर मिलने चाहिए, वो तो नहीं मिल पाएंगे ना, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज भूल के आ जाते हैं, कई बार हम भूल के आ जाते हैं। तो तैयारी जब हम कर रहे हैं तो क्यों ना पूरी करें उसको, तो कम से कम इस लेवल पे आप तैयारी करें। फ्रॉग वाला हो जाएगा एन्यूरन, ये हो जाएंगे यूरोडेल। तो यूरोडेला के एग्जाम्पल लिख लीजिए, यूरोडेला के एग्जाम्पल लिख लीजिए। एम्फीयूमा, जो मैं फिशेज, वो जो मैं ईल बता रहा हूँ, ब्लाइंड ईल, कोटमसर केव्स में एम्फीयूमा, AMPHIUMA, एम्फीयूमा। प्रोटियस, प्रोटियस, PROTEUS, प्रोटियस। सेलामेंडर, सेलामेंडर। एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा, ये इंपॉर्टेंट है। और भी हैं कुछ लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूंछ वाले एम्फीबियंस। एन्यूरा का मतलब होता है बिना पूंछ वाले एम्फीबियन और यूरोडेला का मतलब होता है पूंछ वाले एम्फीबियन। इनमें से अधिकांश साइबेरिया में रहते हैं, यूएसएसआर में, अभी पुराने यूएसएसआर में, अभी का रशिया। तो रशिया के ऊपर जो आर्कटिक सी है, वहां ये सबसे ज्यादा होते हैं, या उधर की जो झीलें होती है
उनमें ये सबसे ज्यादा एनिमल्स होते हैं। तो ये रशिया का फोना, तो रशिया का फोना पढ़ोगे कि रशिया में कौन से एम्फीबियंस हैं, तो ये मिलेंगे यूरोडेल्स। तो कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि रशिया चर्चा में है, तो वहाँ का फोना बताइए, वहाँ कौन से एम्फीबियंस बहुत सामान्य बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे यूरोडेला। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, मैंने कुछ एंगल आपको बताया। अगर आपने डीप में पढ़ा होगा कि इसका एरिया कौन सा है, इनका स्वभाव कौन सा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके अंदर फिनोमिना कैसा हो रहा है, बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या है, या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से आयोडीन की कमी वाला हिस्सा है, ये तो कोई सी भी कहानी जो है वो उनके दिमाग में चलती रहती है। पेपर बनाने वालों को पता नहीं किस एंगल से क्या प्रश्न पूछ लेंगे। अब आप किताब में एम्फीबिया पढ़ने जाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एनसीआर कई बोलते सर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से हम जो बता रहे हैं वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि हम आपको जिस्ट निकाल के दे रहे हैं उसको। हम जो दे रहे हैं वो उसकी सोच है, किसकी, पेपर बनाने वाले की सोच आपको पकड़ा रहे हैं। किताबों में केवल नॉलेज होता है, उसमें उसका थॉट प्रोसेस नहीं होता, कोरा ज्ञान होता है। कोरे ज्ञान से जो है आप नहीं जीत सकते, उसको दिशा देनी पड़ती है, उसको मांझना पड़ता है ज्ञान को आपके अनुकूल बनाना पड़ता है। तो आपके अनुकूल कैसे बनता है, वो खबरों से बनता है, ज्ञान से बनता है। किस चीज का, किस में इंपॉर्टेंट क्या है। तो अधिकांश तो न्यूज में होती है चीजें, कि जैसे वो महाशीर मछली वाले में बता रहा था कि दैनिक भास्कर वाला छाप रहा है कि महाशीर जो है वो नर्मदा में कम हो गई और उससे प्रदूषण बढ़ गया। इसका मतलब वो प्रदूषण कम करने वाली मानी जाती है मछली, और वैज्ञानिक चिंतित हैं, और भोपाल में और इंदौर में वर्कशॉप चल रहे हैं। तो ये जो माहौल बनता है उससे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। अब आप कहोगे कि सर हम फिशेज अगर पढ़ लें तो नहीं, उसने यही लिखा हुआ है कि टोरटोर कहते हैं और महाशीर कहलाती है, बस बात खत्म। आपका ध्यान उस पर टिकेगा क्या? आपका ध्यान टिकेगा नहीं, क्योंकि आप खबरों पे नहीं हो। तो जैसे दूसरी मछलियों को पढ़ रहे हो वैसे उसको पढ़ोगे, जबकि 2 या 3 मछली पढ़ने लायक है परीक्षा के हिसाब से, और यूं मछलियां जो है 400 हैं और आपको 4 में काम हो रहा है। केवल 4 मछली से आप परीक्षा जीत जाओगे, और एक आदमी 400 याद रखने के बाद भी परीक्षा हार सकता है। ये है अंतर। इसलिए कई बार हमसे जब आप बहस करते हो, जिद करते हो, सर वो एनसीईआरटी पढ़ लें, नहीं पढ़ लें तो दिक्कत क्या है, मतलब आप बताइए ना। हमने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 400 मछलियों के नाम याद है तो जब हम 4 बताएंगे तो आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे, क्योंकि आपको 400 याद है। नहीं है तो 4 तो हम बता ही रहे हैं, प्रश्न तो उन 4 का ही आना है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। तो आपको पहले से पढ़ के रखना है तो पढ़ के रखिए, अच्छी बात है, पढ़िए, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैंने बताया था ना, कार्तिकेय मोड़ लेके पूरी दुनिया में निकले थे ना, वैसा काम। और गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगाया और गोद में बैठ गए, बोले मेरी तो दुनिया। उन्होंने कहा दुनिया का चक्कर लगाओ, तो कार्तिकेय मोड़ लेके निकले और दुनिया का चक्कर लगा के काफी दिनों बाद आए। बोला दुनिया का चक्कर ऐसे ही थोड़ी लगता है, मोर आखिर चलेगा ही कितना तेज। उसको लगा कि चूहा तो बहुत और धीमा चलता है, तो गणेश जी तो पता नहीं कब आएंगे। तो गजानन जी तो पहले से ही बैठे थे माता पिता की गोद में। तो ये एक अच्छा और एक उदाहरण है किसका, सद्बुद्धि का, तकनीक का। अच्छी तकनीक क्या हो सकती है पढ़ने की, है ना। तो ये 4 मछली याद करना, 400 करना वैसे। तो एम्फीबियन का पूरा चैप्टर पढ़ोगे और हमने जो बताया वो एम्फीबियन वाला पढ़ लो, बात बराबर है। आइए रेप्टिलिया में चलता है। अब आपको एम्फीबिया से बाहर ले चलता है। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स को आप लोग हिंदी में सरीसृप कहते हैं, और सामान्य भाषा में टीचर जब पढ़ाता तो बोलता है रेंगने वाले जानवर। लेकिन छिपकली तो रेंगती नहीं है, चलती है। तो थोड़ा देशी टीचर से बाहर आओ। देशी टीचर जो होते हैं हमारे, जो स्कूलों में खास करके जो होते हैं, बायो पढ़ाते हैं, कॉलेज वाले भी वैसे ही हैं, थोड़ा सा उनका ऊंचा वर्जन है उन्हीं का।
तो कोई खास बात नहीं है, उनसे बाहर आना पड़ेगा आपको। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खास करके मैंने कहा था कि देश भर के कॉन्वेंट स्कूल की जितनी भी मैडम है वो कैमेलियन को चेमेलियन बोलती हैं तो सिलेंट्रेटा को कोइलेंट्रेटा बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी वो क्या है कि उस हिसाब से करते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलते हुए नहीं देखा ना किसी को, तो वैसे ही करते हैं। अब ना ऑस्ट्रेलिया वाला टीचर करता, ना अमेरिका वाला करता, ना यूरोप वाला करता, लेकिन इंडिया के कॉन्वेंट स्कूल के सारे जो सर और मैडम हैं वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैंने पढ़ा है ना, कॉन्वेंट और जो केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे आते थे वो सबसे ज्यादा गलत बोलते थे। हिंदी मीडियम वाले को एक फायदा है कि उसको ब्रैकेट में वो लिखा रहता है, तो चाहे वो उसमें लिखा हो इंग्लिश में, लेकिन ब्रैकेट में उसका बोलना क्या है वो लिखा रहता है हिंदी में, तो वो एक कम से कम बेसिक ठीक रहता है उसका, तो उसको फायदा रहता है हिंदी मीडियम वाले को। या हिंदी मीडियम वाले का फायदा बता रहा हूँ, कुछ लोग खुश हो सकते हैं अभी आज ठीक है, बहुत सारे नाराज हो जाते हैं मेरे से, आके लड़ना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं, बोला आप हिंदी मीडियम को खराब बोलते हो। हमने खराब नहीं बोलते, थोड़ा रिजल्ट लेट आता है, 1 आध साल ज्यादा लगता है, मेहनत लगती है। तो वो जो मैं बता रहा था कि कैमेलियन इसी में आएगा, रेप्टिलियन, वो तो पेड़ पे रेंगता कहाँ है? गिरगिट कभी रेंगते हुए देखा आपने? और वो गिरगिट नहीं, वो कैमेलियन जो है वो भी गिरगिट नहीं है, गिरगिट होता है केलोटिस। जो सामान्य गिरगिट हमको दिखता है हमारे यहाँ पेड़ों पे, उसको बोलते हैं केलोटिस। दो बड़ी बड़ी भ्रांतियां, एक तो इस गिरगिट को वो कैमेलियन बोलते हैं सारे, सब लोग जो है, सारे टीचर यानी कि सर मैडम जो भी हैं वो सब इसको कैमेलियन बताते हैं, जबकि ये है केलोटिस। कैमेलियन बिल्कुल अलग चीज है, जिसकी प्री एंसाइल टेल होती है और बाहर जीभ फेंक करके वहां से कीड़े पकड़ता है, उसको बोलते हैं कैमेलियन। वो हमारे यहाँ नहीं होता इधर खास करके, ठीक है, खास करके साउथ इंडिया और अफ्रीका और उधर ज्यादा है, उसको बोलते हैं कैमेलियन। जबकि कॉन्वेंट के सब बच्चे देखो तो कैमेलियन है ये, एक तो वो गलत है। बर्ड्स में भी बहुत भ्रांतियां, एनिमल्स के मामले में कम से कम 5000 मिस्टेक्स होंगी, जो ऐसी गलतियां, ब्लंडर मिस्टेक्स, जो कि बायोलॉजिस्ट बिल्कुल अलग तरीके से बताएगा और सामान्य आदमी या सामान्य टीचर बिल्कुल अलग तरीके से बताएगा। बहुत भ्रांतियां, क्योंकि वो मिसकंसेप्ट समाज से आए हैं, सोसाइटी से निकल करके आए और उन्होंने ये मान लिया, उसकी वजह से वो बहुत अज्ञानता है, ठीक है। तो वो जागरूकता वाला काम फिर कभी करेंगे, अभी हम पहले ये खत्म कर लें। रेप्टिलिया की विशेषता है स्कल, खोपड़ी। उसकी जो स्कल है उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, पेरेप्सिडा, यूरिएप्सिडा। तो उसके अंदर न जाए हम, क्लासिफिकेशन में न जाए, हम लोग इस बात पे आए कि एम्फीबियंस के बड़े ग्रुप क्या हैं। तो बड़े ग्रुप में पहला ग्रुप रिंकोसिफेलिया, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। और रिंकोसिफेलिया को सामान्य भाषा में टुआत्रा भी कहते हैं, टुआत्रा, TUTRA, टुआट्रा या टुआत्रा। ये न्यूजीलैंड में मिलता है। स्फिनोडोन, इसका वैज्ञानिक नाम है स्फिनोडोन पंक्टेटस, स्फिनोडोन, SPHENODON, स्फिनोडोन पंक्टेटस, PUNCTUS, पंक्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। 250 मिलियन ईयर से इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, और ये केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। इस वजह से लिविंग फॉसिल है, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल। स्फिनोडोन। इसके बाद इंपॉर्टेंट है चिलोनिया, अगली क्लास ऑर्डर है चिलोनिया, CHELONIA, चिलोनिया। चिलोनिया का एग्जाम्पल है कछुआ, टॉर्टॉइस, टर्टल। मैंने आपको बताया था जो जमीन पे रहते हैं वो टॉर्टॉइस, समुद्र में रहते हैं वो टर्टल्स, सांप पानी में रहते हैं वो टेरापिन्स,
साफ पानी के कछुए होते हैं उनको टेरापिन्स कहते हैं। समुद्री कछुओं का नाम होता है टर्टल्स, और जो जंगलों में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो टॉर्टाइस। सो टॉर्टाइस, टर्टल्स एंड टेरापिन्स, ये सब है चिलोनिया। ये इनकी खोपड़ी बिल्कुल अलग होती है, दांत होते नहीं इनमें, टीथ एब्सेंट, बीक होती है और आर्बर्ड शेल होती है, जबरदस्त शेल है, मजबूत शेल। एक ग्रुप है क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया, क्रोकोडिलिया ग्रुप में दुनिया के बिल्कुल अलग अलग प्रकार के मगर और घड़ियाल आते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, घड़ियाल, घड़ियाल भी लिख सकते हैं, GHARIAL, घड़ियाल, और कैमन, CAIMAN, कैमन। क्रोकोडिलिया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम। गंगा में जो मिलता है गेवियलिस गेंजिटिकस, नील नदी में मिलता है तो उसको गेवियलिस नाइलोटिकस बोल देते हैं, नील की वजह से नदी के नाम पे बदल जाता है उसका नाम। लेकिन हमारे यहाँ जो घड़ियाल है, गंगा का घड़ियाल, उसको कहा जाता है गेवियलिस गेंजिटिकस, गेवियलिस गेंजिटिकस। अब परीक्षा में इसको खूब पूछा गया है, गेवियलिस गेंजिटिकस को। चंबल में जो मिलता है वो भी यही है, घड़ियाल। घड़ियाल परियोजना चंबल नदी में, घड़ियाल परियोजना, वो यहाँ है। क्रोकोडाइल की, घड़ियाल की, कैमन की, एलिगेटर की विशेषता है इनकी बीक, आगे का जो मुंह होता है उसकी जो साइज है और उसका जो शेप है वो बदल जाता है। तो जाकर के इन चारों को आप फोटो में देखिए, चारों का फोटो देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दांतों का अरेंजमेंट एट रैंडम होता है और ऊपर नीचे होते हैं दांत। दांत चबाने का काम नहीं करते, शिकार को बाहर जाने से रोकने का काम करते। जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जाएगा ठीक है, तो उसके काम आते हैं, चबाने के काम नहीं आते हैं। चबाने का काम मैमल्स में शुरू होता है। बाकी जितने भी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और नीचे में मछलियां हैं, फिशेज हैं, वो सब के सब शिकार को रोकने का काम करते हैं, चबाने का काम नहीं करते। केवल मैमल्स ऐसे हैं, मैमेलिया, जिनमें चबाया जाता है दांतों से, दांत चबाने का काम करते हैं। तो मैमल्स डेवलप्ड हैं और वहां शिकार को पकड़ के रखने का काम नहीं है, चबाने का काम, चीरने फाड़ने का, छीलने का, चबाने का, ये उपयोग दांतों का केवल मैमल्स में होता है। तो अंतर समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं, ये वाले, इनमें सांस लेने की, बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो सांस कैसे लेते होंगे? नॉस्ट्रिल्स के ऊपर एक कवर होता है, कॉन्सिल्ड एपर्चर, जिसपे ढक्कन जैसा होता है। तो जब डाइव करते हैं तब ढक्कन लगा लेते हैं, हवा में जब रहते हैं तब ढक्कन खोल के सांस भर लेते हैं, फिर ढक्कन लगा लेते हैं। तो फेफड़ों में, तो लंग्स है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, रेस्पिरेशन गिल्स नहीं होते, पानी में रहते हैं लेकिन सांस लेने के लिए मुंह खोलते हैं और ऊपर आते हैं। देखा होगा आपने, मगर जो है मुंह ऊपर निकाले रहते हैं, तैरते हैं पानी में। थोड़ी देर के लिए पानी में मुंह अंदर कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ देर बाद निकालना पड़ेगा, क्योंकि सांस लेने के लिए फिर से ऊपर आना पड़ेगा। अंडे देने के लिए रेप्टाइल्स की सबसे बड़ी विशेषता, अंडे देने के लिए बाहर जमीन पे आना पड़ता है, पानी में अंडे नहीं देते। तो रेप्टाइल्स जमीन पे, रेत में, खेत में अंडे देने के लिए आते हैं, बाहर आते हैं। अधिकांश समय आपने देखा धूप में सुस्ताते रहते हैं मगर, है ना, क्रोकोडाइल्स। तो रेप्टाइल सारे के सारे अंडे देने के लिए बाहर आते हैं, पानी में नहीं देते।
ठीक है। कई बार जो कंफ्यूजन है ना, एम्फीबिया दोनों तरफ रहते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, उसको एम्फीबिया कहते हैं। नहीं, एम्फीबिया का मतलब है अंडे देने के लिए पानी में जाना है। रेप्टिलिया का मतलब है अंडे देने के लिए जमीन पे आना। नहीं तो कछुआ भी पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो एम्फीबिया नहीं होता, रेप्टिलिया होता है। मगर भी दोनों जगह रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, लेकिन मगर क्या है? रेप्टिलिया है। लेकिन फ्रॉग दोनों जगह रहता है तो उसको एम्फीबिया कहते हैं। किस आधार पे कहते हैं? अंडे देने के आधार। तो सामान्य स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? एम्फीबिया का मतलब जो दोनों तरफ रहता है, बात खत्म। तो फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे कि भाई मगर भी तो रहता है, कछुआ भी तो रहता है, कई सांप है ऐसे जो पानी में भी रह लेते हैं, इधर भी रह लेते हैं। नहीं, अंडे देने के लिए उनको जमीन चाहिए, और इसीलिए उनके अंडे जो है एमनियोट्स, उनके अंडों को एमनियोट्स कहते हैं, क्योंकि एमनियन होता है उसमें, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एन एमनियोट्स, तो फिश और एम्फीबियन एन एमनियोट्स कहलाते हैं, विदाउट एमनियन वाले। और रिप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स के अंडे कैसे होते हैं? एमनियोट्स। मेमल्स में तो उन्होंने कहा कि नहीं, अंडे देने की जरूरत नहीं है आपको, तो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के उसको पूरा जेस्टेशन पीरियड रहेगा और पूरा बच्चा बना के देना है आपको, बाहर अंडे नहीं छोड़ने। जो कि बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में तो बाहर अंडे छोड़ दिए जाते सूखे में, और फिश और एम्फीबियन अंडे देते हैं पानी में, उनमें एमनियन नहीं होता। अगर वो जमीन पे अंडे देते हैं फिश और एम्फीबियन, तो उनके अंडे सूख जाएंगे, क्योंकि पानी जैसे अंडे होते हैं और कवर भी नहीं होता। जबकि इनके चारों तरफ जो होता है वो कवर होता है। छिपकली अंडे देती है, जो पंखे के ऊपर वाली टोपी उल्टी जो लटकी है, उसमें कई बार छिपकली के अंडे मिलते हैं ना, क्योंकि वो दौड़ती रहती है, उसमें जाके अंडे दे देती है। लेकिन वो अंडे नीचे गिरेंगे तो फूट जाएंगे, उसमें से योक निकलेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन का फ्लूइड निकलता है। और चारों तरफ एक सॉलिड कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम उसका, तो उसको बोलते हैं क्लीडोइक एग्स। तो निम्न में से किसमें क्लीडोइक एग्स होते हैं? तो तीनों में होते हैं, दोनों में होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। मेमल्स में तो एक की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक मेमल ऐसा है, दो, जो अंडे देते हैं। इकिडना भी देता है और ऑर्निथोरिंकस भी देता है, डकबिल प्लेटिपस। तो अंडे देने वाले जो मेमल्स हैं वो दो ही हैं, उनमें बाकी सारे लक्षण मेमल्स वाले हैं, लेकिन वो एग लेइंग मेमल्स, तो उनके जो अंडे हैं वो भी क्लीडोइक एग हैं। तो इसका मतलब रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल्स में जो अंडे होते हैं वो क्लीडोइक होते हैं, अगर वो बाहर हैं तो। लेकिन मेमल्स में तो डेवलपमेंट और ज्यादा हो गया, और कहा कि मदर के यूट्रस में ही बच्चा तैयार होगा और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा और उसमें उसका न्यूट्रिशन मिलेगा और वहीं से वो बड़ा होकर के बाहर आएगा। लेकिन फीडिंग करेगा और मेमरी ग्लैंड्स होंगे, उसमें से मिल्क प्रोड्यूस होगा और उसके ऊपर वो फीड करेगा। तो ये व्यवस्था मेमल्स में, इसलिए उसका नाम है मेमल्स, मेमेलिया। तो जिसका नाम मेमल्स जिस कारण से पड़ा है, उसी कारण से रेप्टिलिया और बर्ड्स के प्रश्न भी बन सकते हैं, वो है एमनियोटा। तो 3 फर्स्ट क्लास जो है एमनियोटा में आती है। एमनियोटा में, इसीलिए पिछली बार एमपीपीएससी वाले ने बोला था ना कि 12 क्रेनियल नर्व्स किस में होती है, 12 क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिका है, तो एमनियोट्स वो यहाँ है, एमनियोट्स में होते हैं, एनेमनियोट्स में और एमनियोट्स में। तो एमपीपीएससी तक ने ये प्रश्न पूछ लिया, तो यूपीएससी तो और डीप में जा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा उसको आपको ग्रुप बता दिया। तो आज जाकर के पढ़िएगा क्लीडोइक एग क्या होता है, एमनियोटा क्या होता है, एनेमनियोटा क्या होता है, तो देखिए जाके नोट्स में। तो रेप्टाइल्स में क्रोकोडिलिया जो आपने देखा, ये विशेषता, अंडे देने के लिए जमीन पे आते हैं, एमनियोटिक एग देते हैं, क्लीडोइक एग देते हैं, पेरेंटल केयर भी करते हैं। उनके अंडों के नजदीक कोई जाएगा तो वो आ जाएगी मदर क्रोकोडाइल और आप पे अटैक करेगी, तो पेरेंटल केयर भी है। स्नेक भी नेस्ट बिल्डिंग करता है, नेस्टिंग करता है और पेरेंटल केयर करता है। तो स्नेक वाले में आ जाते हैं हम लोग। अगला है स्क्वेमेटा, अगला ऑर्डर है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा, इसके
दो सब ऑर्डर हैं स्क्वेमेटा के, एक है लेसर टीलिया। सो लिजार्ड्स जो हैं वो लेसर टीलिया में आते हैं। लिजार्ड्स जितने भी छिपकलियां हैं लिजार्ड्स, तो डेफिनेटली जो डायनासोर्स थे वो इसी का पार्ट होंगे, लिजार्ड्स वाला। लिजार्ड ही थी वो, बड़ी छिपकली थी, तो लिजार्ड्स हैं लेसर टीलिया। और दूसरा है सर्पेंटाइन यानी कि सांप, उसका एक और नाम है ओफिडिया। ओफिडिया OPHIDIA। ओफिडिया मीन्स स्नेक्स, इस ग्रुप में होते हैं स्नेक्स, सांप। ठीक है, इसलिए स्टडी ऑफ स्नेक्स कहलाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ स्नेक्स। ओफिडिया, ठीक है। फिर ये आपको तैयार करना है स्नेक वाला, और यहां आपको 4-5 चीजें तैयार करनी है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, वीनम क्या होता है? पॉइजन। सांप के जहर को वीनम कहा जाता है। वैसे भी किसी भी जहरीले जानवर के जहर को वीनम कहा जाता है। वीनमस एनिमल्स हम लोग बोलते हैं ना, जहरीले जानवर मतलब वीनमस एनिमल्स। वेस्ट, हनी बी, उनके उसको भी वीनम ही कहा जाता है, लेकिन खास करके वीनम शब्द जो यूज किया जाता है वो सांप के जहर के लिए यूज किया जाता है। तो वीनम। एंटी वीनम क्या होता है? चूंकि वीनम है तो एंटी वीनम मतलब उसकी दवाई हो गई। किसी को सांप ने काटा है तो उसकी दवाई को बोलेंगे एंटी वीनम। एंटी वीनम तैयार किया जाता है घोड़ों के माध्यम से, उसमें एंटीबॉडी तैयार करवाते हैं एक तरह से, तो उसको जहर लगाते हैं सांप का, और घोड़े जो है उसके प्रतिक्रिया में अपने शरीर में एंटी वीनम बनाते हैं। उसी से हार्वेस्ट करके हम मनुष्यों के लिए इंजेक्शन बनाते हैं, हॉस्पिटल में मिलते हैं। सामान्य टाइम है 15 मिनट से लेकर आधा घंटा। सांप का कोई सा भी सांप हो, कुछ सांप जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन अधिकांश 90% जहरीले सांप 15 मिनट से 30 मिनट का समय देते हैं। इस बीच में यदि इलाज मिल जाता है, एंटीवीनम लगा दिया जाता है तो बच जाता है व्यक्ति। 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में रेबीज में भी मैंने बताया किसी भी वायरस के लिए गोल्डन आवर होता है 1 घंटा, किसी भी वायरस के लिए। HIV का एक्सपोजर हुआ है और आप 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यानी कि एंटीवायरस शुरू कर देते हैं, वैक्सीन तो नहीं, टेबलेट्स खास करके, तो उससे जो है HIV से बचा जा सकता है, बशर्ते 1 घंटे के अंदर। वो गोल्डन आवर कहलाता है। कुत्ते ने काटा है, बिल्ली ने काटा है, रेबीज 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ और उसको घाव को अच्छे से धो लो, साबुन से धो लो अच्छे से, और फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। कुछ भी नहीं करना है आपको नया, कुछ भी। 1 घंटे के अंदर अगर आप पहुंच गए तो चांसेस बहुत कम, बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, 0.001 चांस रहता है कि आपको रेबीज होगा, चाहे वो डॉग या कैट जो है वो डेथ हो गई हो उसकी, क्योंकि उसको वॉच करोगे आप तो 2 या 3-4 दिन में अगर उसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब वो रेबीज से परेशान था, तो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ नहीं होती है तो इसका मतलब वो सामान्य था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी वो 3 या 4-5 टीके तो लगाते हैं। 5 लगाते हैं यदि वो इन्फेक्टेड रहा हो, नहीं तो 3 तो लगाते ही हैं। तो ये थोड़ा सा सावधानी जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर का पर्चा चाहिए, डॉक्टर साहब बैठेंगे तो आप लाइन में लगे हुए हैं, इतने में तो आपके गोल्डन आवर तो निकल ही जाएंगे। तो ऐसे में लाइन तोड़ना सीखिए, डॉक्टर को चिल्ला करके बुलाना सीखिए, उसको इमरजेंसी बताइए, काउंटर पे बताइए कि बड़ी चीज हुई है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही होना है, ठीक है, नहीं तो बाद में तुम्हारा क्या होगा फिर देखते हैं ठीक है। वैसे थ्रेट नहीं करना चाहिए, है ना, कोरोना वॉरियर है लेकिन बहुत लोगों को मारने का कारण भी यही है, ये अपनी लाल फीताशाही में रेड टेपिज्म लगाते हैं, फाइल पे फाइल चलाते हैं,
नए नए नियम लगाते हैं, उल जलूल हरकतें करते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते रहते हैं। न जाने कितने लोगों को मार डाला इन्होंने कोरोना में, ठीक है, ऐसा काम भी किया है। तो इसके लिए वो जिम्मेदार भी है, क्योंकि भारत में बहुत लापरवाही है चिकित्सा के क्षेत्र में भी। हॉस्पिटल में कभी आप अपने परिचित को लेके जाएंगे तो जो इरिटेशन आएगा वो आपको समझ में आएगा। उन लोगों के लिए तो ये सब रोज का खेल है, इसीलिए कुछ डॉक्टरों पे आक्रमण भी होते हैं, ये वो भी गलत है। किसी डॉक्टर को जो प्रैक्टिशनर है उसके ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए। लेकिन इसको धंधा भी तो बनाया हुआ है ना, प्राइवेट अस्पताल वालों ने कमाने का धंधा बनाया हुआ, सरकारी अस्पताल वालों ने करप्शन का धंधा बनाया हुआ है। सरकारी अस्पताल में करप्शन है, अब ऊपर से पैसा दो तो वो ख्याल रखता है। कोरोना में ढेरों लोग अपने पेशेंट के लिए पैसा देते थे, क्योंकि खुद नहीं जा पाते थे तो वो पैसा देते थे कि 5,000 रुपया पकड़ो, हमारा पेशेंट ऊपर है, उसकी ऑक्सीजन देख के आओ, मास्क लगा हुआ है कि नहीं, वो चल भी रहा है कि सिलेंडर की टोटी बंद की हुई है, जाके देख के आओ। तो आधे लोग तो इन्होंने ही मार डाले लापरवाही में, आधे तो लापरवाही क्या, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट पकड़ा दिए है उन दिनों में, हाँ, उनको पता ही नहीं है। 90% जो स्टाफ था वो उसको चालू ही नहीं कर पाता था, सिस्टम ही चालू नहीं कर पाता था, उसको आता ही नहीं सिस्टम। और डॉक्टर को तो और भी नहीं आता, क्योंकि वो सीनियर है, वो हाथ नहीं लगाता ऐसी चीजों, उसने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली, वो ट्रेनिंग में भूल चुका है। तो वेंटिलेटर चलाना नहीं आता था लोगों को, और कई बार सरकार से, दिल्ली से जो वेंटिलेटर आए थे वो उसको ट्रेनिंग तो प्रॉपर हो ही नहीं पाई थी, ट्रेनिंग देने वाला कहाँ आया था। और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देने वाले तो और भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव है, कोविड वार्ड, तो वहां उसको कोरोना हो जाएगा। तो पूरे अंदाज से, मोटे अंदाज से पूरी चिकित्सा व्यवस्था चली है, बिल्कुल देशी लोग चला रहे थे, वो जो नीम हकीम टाइप के जो झोला छाप चलाते हैं वैसे चला रहे थे बड़े बड़े शहरों में, पूरे नर्सिंग होम। तभी तो म्यूकर माइकोसिस जो पकड़ लेता था और वो उनको फफूंद लग जाती थी, क्योंकि 10-10 दिन तक स्पॉन्जिंग करते नहीं थे, उनको नीचे से पसीना पहुंचते नहीं थे। तो मरीज एक ही जगह पर लेटा हुआ है, 15 दिन से पसीना आ रहा है, नीचे फफूंद लग जाती थी, तो पूरा खराब हो जाता है शरीर। वही फिर आंखों में आ जाती थी, और वही बहुत बड़ी वाहियात आपने सिस्टम देखा है। ना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक था, ना पॉलिटिशियन से तो अपेक्षा ही नहीं कर सकते, वो तो पढ़े लिखे होते ही नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे थे वो पैसा बना रहे थे, या फिर अपनी जान बचा रहे थे, डर रहे थे। बहुत ही भयंकर भयावह स्थिति थी। तो इन सब चीजों के चक्कर में न पड़े, ना कभी जरूरत पड़े, ऐसी ही कोशिश यही करना चाहिए। अगर इनके हाथ में चले गए तो ये मार डालेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल उनकी अज्ञानता से ही मर जाओगे, और उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसी को इंस्टीट्यूशनल डेथ कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि बाकायदा स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर्ड डेथ, क्या नहीं, कौन सी बोलते हैं, जैसे फांसी को बोलते हैं वैसे ही इसका भी नाम होना चाहिए कुछ, है ना। तो बहुत भयावह था, और उससे लोग उबर नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीजें जिन्होंने लाइव देखी है, क्योंकि हमने तो हथियार डालते हुए देखा था ना, बड़े से बड़े अधिकारी को, बड़े से बड़े डॉक्टर को हथियार डालते हुए देखा, बोलो कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा ये हो रहा है भाई, बोलो कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा ऐसा कर रहे हैं वो, बोलो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता, जो चल रहा है वही चलेगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता। कमाल ही था। तो हमने कहा आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, आप तो फलाने हैं, आप तो ये हैं, आप तो जिम्मेदार हैं, आप तो पूरे प्रदेश को ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, बोले कुछ नहीं कर सकते। एकदम हताश, निराश, कुछ बस कुछ लोगों का थोड़ा मदद की, किसी का बिल जो है 7 लाख जा रहा था तो प्राइवेट अस्पताल वाले का, तो उसका 2.5 लाख कराया। तो वही धमकी देते थे, वो एसडीएम को भेजते थे, कलेक्टर को भेजते थे, छापा डालेंगे, लाइसेंस खत्म कर देंगे तुम्हारा अस्पताल का, ऐसा ऐसा करके उनका कम कराया। क्योंकि उठपटांग बिल बना रखे थे, तरह तरह के बिल बना रखे थे। एक ही चीज को कई बार आप क्रॉस चेक करवाओगे दवाइयों को, तो जो दवाइयां उन्होंने 4 लाख की बता रखी है वो मुश्किल से 50,000 की निकलेगी मार्केट में। तो भैया ये है जो आप लगा रहे हो, यही हमको बोल देते, हम ला के दे देते 50,000 में ला के, तुम 4 लाख लगा रहे हो यहाँ बिल में। तो ये जब फिर पूरा क्रॉस चेक किया, तो ऐसा करके फिर पूरे प्रदेश में हमने जो है कम से कम 100-200 लोगों को मदद की, और उनके बिल जो है लाखों रुपए कम कराया।
नहीं तो पिता का भी 15 लाख जा रहा है, माँ का 7 लाख जा रहा है, 21 लाख जा रहा है, ये 22 लाख जा रहा है, तो बर्बाद हो जाएगा बच्चा। तो घर के 2-2, 3-3 लोग एडमिट हैं, तो फिर क्या घर भेज दें, क्या करें? तो बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी। नकली दवाइयां इस बीच में बहुत सारी आ गई, आपने देखा था, रेमडेसिविर और वो सब जो इंजेक्शन थे, बहुत नकली दवाई। कल भी मैं एक दवाई जो है मेरा स्टूडेंट, वो मल्टीविटामिन वाला 250 रुपए का आता है एक पत्ता, 10 गोली का, तो 250 रुपए का पत्ता आता है। तो मैंने एक स्टूडेंट को बताया, वो चक्कर वक्कर आ रहा था उसको, मैंने कहा मल्टीविटामिन खाया करो, तो उसको बताया ये अच्छा है, इसको 250 रुपए वाला पत्ता जो है ये ले आओ। तो मार्केट से लाया, बोले सर ये तो 50 रुपए में ही मिल गया मुझे। मैंने कहा ये कौन सा लाया, लाओ जरा मुझे दिखाओ। तो उसमें थोड़ा चेंज था, ऊपर गोल्डन कलर था, और जो मेरे पास था 250 रुपए वाला उसमें ओरिजिनल था, तो उसमें ऊपर कंपनी का नाम सिल्वर कलर में उसका कोटिंग था, सिल्वर कोटिंग मतलब कलर कोटिंग था, और उसका गोल्डन वाला था और उस पर कोई नाम वाम नहीं था कंपनी का। हमने कहा भाई ये, फिर वो क्रॉस चेक करने के बाद बोला हाँ ये नकली, लेकिन इससे मरते नहीं है, इसमें विटामिन वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक आध 2 चीजें ऐसी डाली हुई, आयरन और ऐसा कुछ, कि उससे फायदा ही होगा, मतलब मरते नहीं है। हमने कहा नहीं, वो जो लिस्ट दी हुई है 20-25 विटामिन की, वो इसमें है? बोले नहीं वो तो नहीं है। तो कल मैं जब अपना एक किसी को मैंने बताया था परिचित को कि मल्टीविटामिन खाया करो, तो उन्होंने कहा फिर लिए ला देना हमारे लिए, हमको तो मिला नहीं आपने जो बताया। हमने कहा चलो हम ला देंगे। तो उसने जो 10 पत्ते वाला डब्बा दिया, तो उसमें 3 पत्ते वो वाले थे, वो वाले। तो मैंने कहा भैया तुम्हारी दुकान तो काफी नामी गिरामी दुकान है, और तुम ये नकली बेच रहे हो, इसमें ये तो 50 रुपए में मिलता है, और 50 में उसने कमाया भी है, मतलब असली में कितने का है, इसका कुछ पैसा भी बनता है कि नहीं? तो उसने कहा कि सर ये अगर आप कह रहे हैं तो ये वाकई में होगा, और ये ऐसे 2 तरह के नहीं आ सकते। मैंने कहा देखो इसमें 7 एक डब्बा मैंने खोल के बताया, वो ऐसे ही खुलता था, और एक का पैक होता है तो खुल के, और जब मैंने बताया मैंने कहा देखो इसके देखो और इसका देखो, ये 3 कैसे अलग हैं? बोले हाँ ये तो उसने होलसेलर नहीं गड़बड़ कर दिया, तो मुझे जो सप्लायर है वही गड़बड़ कर रहा है। कि यही है, ये चोर सारे हमीदिया के सामने, ये सब दवा बाजार जिसको आप लोग कहते हैं, सब चोर हैं सब। हर टेबलेट का एक नकली टेबलेट बना हुआ है जो 25 गुना कम दवाई कीमत में बन जाता है। तो तभी तो आपके लोगों को कैंसर होता है, वो ठीक ही नहीं होते, वैसे ही मर जाते हैं, जबकि डॉक्टर ने दवाई लिखी है, सेम नाम सेम कवर। अच्छा ये सब तो हमने पकड़ लिया, सिल्वर कलर और वो, कल से तो वो ये भी इजाद कर लेगा कि मैं सेम वाला बना दूं, पर वो अंदर वाला काम करेगा कि नहीं, वही वाली बात है। तो आप फेथ किस पे करोगे? नामी गिरामी दुकान पे भी जाओगे तो उसको भी चूना लगा दिया उसने। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दवाई को क्रॉस चेक कराओ, डॉक्टर को बताओ सर ये नकली तो नहीं है। उस दुकानदार से आंख में आंख डाल के बोले नकली तो नहीं है, तेरे यहाँ पे दुकान बंद करा दूंगा। तू चेक कर ले, पहले पूछ ले, जहां से लाया वहां से पूछ ले सही है। इतनी बात करनी पड़ेगी, दुनिया ऐसी हो गई है भाई। आपको जिंदा रहना है तो अपनी शर्तों पे, अपने दम पे, अपने कॉन्फिडेंस पे आप जिंदा रहोगे, अदरवाइज सब लोग आपको मारने पे तुले और आपका पैसा लेना चाहते हैं। बहुत ही खतरनाक दुनिया। आंख मूंद करके आप विश्वास नहीं कर सकते, आखिर इसने किया तो सही किया, नहीं पॉलिटिशियन ने किया है तो सही किया होगा, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, उसने अपने स्वार्थ के लिए किया होगा। पॉलिटिशियन एक नंबर के चोर हैं और इस देश के लुटेरे हैं और इस देश के दुश्मन हैं, पक्का। ब्यूरोक्रेट्स में 90% ब्यूरोक्रेट शपथ लेके गए, पढ़ लिख करके गए, लेकिन अपने अधिकारों को भूल गए। बाकी जो साइंस वाली दुनिया के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, ये सब। सीए वाला जो है, को चैप्टर में घर पे ही पढ़ा रहा था कि सीए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सीए का पूरा कानून बदल दिया, आईसीएआई के पर कतर दिए। अब वो एग्जाम लेंगे अपनी ऐसी सीए वाली, जैसे वो आईआईटी और आईआईएम की लेते हैं, उस तरीके से अब सीए बनेंगे। क्योंकि वो जो है बड़ी गुपचुप तरीके से वो करते हैं और 3 साल की वो उसकी जो है ट्रेनिंग होती है, उसमें उसका शोषण करते हैं जो सीए बनता है। पर शोषण वो बाद में जिंदगी भर करता है सीए, और सरकार को चूना लगाता है, कंपनियों के टैक्स कम कराता है। तो सीए का क्या मतलब है, सीए क्या करता है? और फिर उसकी मोनोपोली भी 3-4 जातियों की होती है।
वो सारे सीए का आप यहाँ पर वो उठा के देखोगे तो अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण और वो 3-4 जाति वाले सारे सीए होते हैं। बस 5वीं जाति नहीं मिलेगी आपको उसमें, कभी ओबीसी और SC/ST का सीए मिलेगा ही नहीं, मिलता ही नहीं है। तो बिल्कुल ही अलग टाइप का वो एक चीज है, अलग ही टाइप का प्रोफेशन है। और उसका काम है सरकार को चूना लगाना, टैक्स कम कराना, हर चीज का टैक्स कम कराना, हर टैक्स कम कराना। मोदी चिढ़ चुके थे, है ना, और शायद वो ठाना उन्होंने, मैं ओबीसी हूँ, मेरा आदमी निकलता नहीं पता नहीं जो भी, लेकिन उन्होंने जो है उसको बंद करा दिया। अब बोल रहे हैं कि 5 साल का कोर्स शुरू करेंगे, पीछे तो पड़ गए हैं वो, और कानून बदल दिया। तो अब जो अब एजेंसी है ICAI, पढ़ लीजिएगा उसको, और नया कानून भी पढ़ लीजिएगा, कौन से 3 कानून के तहत जो है उन्होंने, वो कानून के नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं मोदी जी, मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लंबे लंबे रहते हैं आजकल, है ना। नया मुल्ला बार बार नमाज पढ़ता है ना, वैसे मोदी जी नई नई इंग्लिश सीखी है तो थोड़ा एक्रोनिम भी खूब बनाते हैं और इंग्लिश में बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते हैं, बदला लेते हैं वो इंग्लिश वालों से, हाँ तो जो भी है, तो ये उसको पढ़ लीजिएगा, सीए वाला एक टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा जनरल हो गया। तो बीच में जनरल बातचीत जरूर होगी, लेकिन बहुत काम की बताई मैंने। दवाइयाँ चेक कीजिए, 50% से ज्यादा दवाइयाँ नकली बेच रहे हैं मेडिकल वाले, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनी जो दवाई बेचती है ना, उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता उनको, इसमें 25 गुना मिल जाता है नकली वाले में। इनके यहाँ फैक्ट्रियां हैं ऐसे, सेम चीज छाप देना, वही वाली कंप्यूटर से स्कैन करके वो पूरा वही वाला, कई बार तो उसी की कंपनी में काम करने वाला होगा तो वहीं से एक मेल कर देगा या व्हाट्सएप कर देगा ना, डिजाइन PDF, वहीं से डिजाइन मंगवा लेंगे। अंदर के काम करने वाले को रिश्वत देंगे, तो जो ओरिजिनल डिजाइन है उसका कवर छापने की, उसकी पैकेजिंग की, जो ओरिजिनल डिजाइन है वही डिजाइन मंगवा लेंगे वो। फिर वो पूछ लेंगे कौन सा मटेरियल है, कहाँ से ये शीट मंगवाते हो, गोली पैक करने वाली शीट कहाँ से आती है, वो बोल देंगे उस दुकान से मिलती है, दिल्ली में वहां मिलती है, उस दुकान से लाते हैं अंकल, और ये इतने बाय इतने वाली है और इतने रुपए वाली है, तो वो एग्जैक्ट वही वाला उसका वो आ जाएगा कवर। वो अंदर तो कुछ भी भर देना, उस कलर का कलर देख लेंगे, गोली का एक पहली बार ओरिजिनल खरीद के लाएंगे और उसका कलर देख लेंगे कि इसका कलर कौन सा बैठ रहा है, वो कलर बिठा देंगे। कैप्सूल होगा तो आप तो कैप्सूल खोल के तो देखते नहीं ना कि कितने तरह के कलर है अंदर, आप तो कैप्सूल तो पूरा का पूरा, ऊपर कैप्सूल का कवर जो है वो कैप्सूल जो है उसका कलर मैच करना चाहिए, बस अंदर जो है वो कुछ भी भर देंगे, ग्लूकोज ही भर दिया, कुछ नहीं तो आपको ताजगी लगेगी थोड़ी सी लेकिन इलाज तो नहीं हो पाएगा ना, जिसकी डायबिटीज है, जिसका ब्लड प्रेशर है, जिस बीमारी के लिए आप कंटेंट डालना चाहते हैं, डॉक्टर ने लिखा है, वो कंटेंट तो उसमें है नहीं, एक बड़ा भयंकर मात्रा में चल रहा है। मर जाएंगे आप, जिनको बचाना चाहते हो उनके वो मर जाएंगे, इसलिए पूछ लिया करो उससे, पूछ लिया करो, नहीं तो बोलना ड्रग कंट्रोलर और उनके यहाँ शिकायत करेंगे फिर। हाँ तो वो तो सब डर जाते हैं, सब चोर हैं, सब चोर तो चमकता है भाई, सब चोर हैं भयंकर। थोड़ा है ना शरीफ रहना, खुद जैसा मत समझो आप लोग शरीफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग जो है समझदार हैं या शरीफ हैं। ना तो मानवता की किसी को पड़ी, ना देश की पड़ी है किसी को, सिर्फ पैसा चाहिए सबको, तो समझिए उस चीज को। चारों तरफ मिलावटखोरी और भयंकर चोरी है, कालाबाजारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। वो ठीक एक जैसा बना देंगे तो उसको पकड़ोगे कैसे? रेप्टिलिया वगैरह से तो ठीक बता रहा हूं मैं चलो आ जाओ, रेप्टिलिया के बाद बर्ड्स। होमवर्क लिख लो बर्ड्स का, अब आज तो ज्यादा नहीं हो पाएगा। बर्ड्स में होमवर्क है, क्लासिफिकेशन देख, रेटाइटी क्या होता है, व्हाट आर रेटाइटीज, फ्लाइटलेस बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड्स को बोलते हैं रेटाइटी, RATITAE, रेटाइटी, फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनके ऊपर एक तैयार कीजिए। अच्छा वो स्नेक वाला रह गया, विनम वाला, वहां कुछ और लिख लो, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। थोड़ा स्नेक वाले में होमवर्क लिख लो, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक। स्नेक में बाइटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे बाइट करता है, किस मैकेनिज्म से करता है। फर्स्ट, वीनम, व्हाट इज वीनम एंड एंटी वीनम,
एंटीविनम किस प्रकार तैयार किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर एंटीविनम, एंड डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, ये पिक्टोरियल आपको मिल जाएगा डिफरेंस, है ना, इमेजेस में जाओगे तो मिल जाएगा। फिर आ जाएगा पॉइजनस स्नैक्स ऑफ इंडिया, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स ऑफ इंडिया, ये लिस्ट बनानी है, नाम देखने हैं, फोटो देखने हैं आपको जाके, इंडिया के टॉप 10 पॉइजनस स्नैक्स और नॉन पॉइजनस स्नैक्स। ठीक है, फिर वीनम जब करोगे तब उसमें न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है और हीमोटॉक्सिक क्या होता है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। और केमिकल का नाम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वीनम, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वीनम, वीनम की केमिकल कंपोजिशन। इतना कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मेंस के हिसाब से भी हो जाएगा, एमपीपीएससी के मेंस, यूपीएससी के मेंस और प्री के हिसाब से इतना तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा। बर्ड्स में होमवर्क लिखो जो इस बार आप करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, एवीज, एवीज भी लिखते हैं इसको, एवीएस, एवीज, एव से एवीज, बर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है रेटाइटी, इनके पैलेट के बेस पे है तो ये पेलियोग्नेथी है, पेलियोग्नेथी मतलब ओल्ड पैलेट, ओल्ड स्कल, पैलेट मतलब ऊपरी जबड़ा, बिल्कुल ओल्ड टाइप का, और नए वाले होते हैं वो नियोग्नेथी। ठीक है, इसमें लिखिएगा फ्लाइट एडाप्टेशन ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट एडाप्टेशंस, उड्डयन अनुकूलन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्लाइट एडाप्टेशन ऑफ बर्ड्स। एंड पेरेंटल केयर इन बर्ड्स, नीडोलॉजी, नेस्ट बिल्डिंग को बोलते हैं नीडोलॉजी, नीडोलॉजी, नेस्ट बिल्डिंग। तो इस तरह से ये यहां तक करके आइए, नेक्स्ट टाइम पे मैं बर्ड्स और मैमल्स आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर प्लांट्स भी एक बार बताएंगे इंपॉर्टेंट। बाकी क्योंकि हमने पॉलिटी बहुत लंबे समय तक पढ़ाया, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत लंबे समय तक पढ़ाया, इकोनॉमी यहाँ खूब बताया, कई सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक जो है इकोनॉमी से रिलेटेड थे, ज्योग्राफी भी अच्छा बताया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट खूब बताया। तो परीक्षा से पहले हम एक इकोलॉजी इन्वायरमेंट और एक छोटा सा रिविजन आप लोगों के लिए वो करेंगे, होमवर्क भी देंगे। पर अभी आप ये करते जाइए, सिस्टमेटिक जो 1 साल 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से चले। अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो होमवर्क हमारे हिसाब से आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। अगर आप 5 जून को फोकस कर रहे हैं तो फिर अपने हिसाब से तैयारी करें। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, यानी 2 साल पहले से जो पढ़ रहे हैं उनको हमारे होमवर्क से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अभी किसी ने पढ़ाई शुरू की और अगले 2 साल बाद परीक्षा देंगे या 1 साल बाद देंगे, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कुछ भी पढ़ रहे थे और परीक्षा 5 जून वाली देने वाले थे और हमसे पढ़ने के लिए आए हैं, तो अभी आप 5 जून तक कुछ भी पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं, तो मैं इतना जल्दी उसको नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 5 जून बाद फिर आपको लगेगा कि अगर आपका नहीं हो रहा है प्री, तो फिर आप हमारे हिसाब से पढ़िए, अगर हो रहा है तो फिर मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए शांति पाएं। और